सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज क्या काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे कह के सीताराम प्रभु, पढ़ते हैं हम आज फिर से प्रभु, बनना है टॉपर फिर से प्रभु। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना। तो हले भले बहुत ही हले भले यानी मेरा कहने का कि आप सब बहुत ही अच्छे भले चंगे होंगे। खैर, हमारी आवाज़ पे मत जाइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक, वैसे आप लोग ये बताइए कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देती हूँ, वो ये है कि आपको भले आपका पेपर हिंदी हो, मतलब आपकी जो लैंग्वेज पेपर में हो वो हिंदी हो, लेकिन इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। वो देगा आपको पेपर हिंदी में ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो इंग्लिश में दे देता है, क्योंकि उससे आपको फेलियर बनाना है और आपको पेपर में टॉप करना है। तो इसलिए मेरी तो यही मानना है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। लॉ ऑफ, अच्छा आप इसको पढ़ के बताइएगा मुझे कि ये क्या लिखा है आगे। मार्जिनल यूटिलिटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ जो ये दिया हुआ है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाला आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये ऐसा है कि देखिए, सीमांत उपयोगिता हाश नियम, सीमांत उपयोगिता हाश नियम। देखिए, नाम से भी कुछ अर्थ निकाले जा सकते हैं, है ना। नाम भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके थोड़े आप अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके नाम से आप उनके अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता हाश नियम। अब सीमांत से कुछ तो लग रहा है आपको, मतलब सुनने में कुछ तो लग रहा ना कि है। उपयोगिता जो आजकल आप हम सब करते ही रहते हैं। हाश, डिप्रिशिएशन। और दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ में कटौती होती है। आप कह सकते हैं मतलब नॉर्मल भाषा में आप इसे हाश को, डिप्रिशिएशन को कटौती कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम नई खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई एक कार खरीदी, आज के डेटाबेस में वो कार नई है, चल रही, अच्छी भली चंगी है, लेकिन जब हम कुछ सालों बाद उस कार को खरीदेंगे सेम, तो क्या हो सकता है कि हमें जो आज के साल में सेम प्राइस मिली है वही अगले 2-4 साल बाद सेम प्राइस मिलेगी नहीं, या तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ भी सकती है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उसे ख़रीदा है तो यूज़ करें या ना करें, समय व्यतीत होने पर भी डिप्रिशिएशन के जो रूल्स होते हैं उस पर लग जाते हैं। ये तो मैंने एक सामान्य भाषा में आपको उदाहरण दिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि मेरे नोट्स में आपको बुक की तरह पूरे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जो शब्द होते हैं मैं उन्हीं को लिख, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वह सीमांत उपयोगिता के हाश नियमों, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें, सिर्फ मैंने मेन चीज़ लिखी है सीमांत उपयोगिता हाश नियम। तो चूंकि मेरा ये नोटबुक है, किताब तो है नहीं, और दूसरी चीज़ मेरा प्रोफेशनल आपको पढ़ाना है नहीं, सिर्फ आपको टॉपर बनने में फ्री में मदद करना है, क्योंकि कोचिंग्स में बहुत फीस लगती है और सबके बजट में नहीं होती है और समय भी लगता है। तो इसलिए तो सीमांत उपयोगिता हाश नियम या फिर गॉसियन का प्रथम नियम प्रतिपादक हेनरिक गॉसियन थे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको बुक पढ़नी आती है तब भी आप ऐसे नोटबुक पढ़ो कि आपको पढ़ना नहीं आता है। अगर आपको पढ़ना आता है तब भी आप पढ़ो कि आपको नहीं आता, और अगर आता है तब भी पढ़ो कि नहीं आता। मतलब अगर नोटबुक पढ़ना, और मेरा ये एक कॉमन ट्रिक है जो मैंने फॉलो किया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि अगर आप किसी चीज़ को एकदम
बुक की तरह पढ़ते हैं जैसे आप नॉर्मली बुक पढ़ते हैं, वैसे अगर किसी चीज़ को पढ़ेंगे ना तो वो माइंड में इतनी जल्दी फिट नहीं होती। जैसे आप अगर इसे पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता हाश नियम, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा ही नहीं है कि आप उसे ऐसे पढ़ सकेंगे सीमांत उपयोगिता हाश नियम या ग्वेश्चन, मतलब ऐसा आप पढ़ेंगे ना तो आपके ऊपर ऊपर चला जाएगा, आपके माइंड में कुछ फिट नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अगर मेरी नोटबुक के साथ अगर आपको टॉप करना है तो। बाकी अदरवाइज आपके जो भी रूल्स हों आप उसे लागू करके आप याद कर सकते हैं, और रटिए तो बिल्कुल भी नहीं। सीमांत उपयोगिता हाश नियम या गॉसियन का प्रथम नियम प्रतिपादक हेनरिक गॉसियन थे। गॉसियन प्रथम नियम को गॉसियन के परिभाषा मार्शल अनुसार, यानी मेरा ये कहने का कि देखो मैंने कहा ना कि अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सटीक है और बहुत छोटी छोटी और बारीकी से मैंने नोट बनाए हैं। तो प्रथम नियम प्रतिपादक हेनरिक गॉसियन थे, क्योंकि आज तो नहीं है। गॉसियन प्रथम नियम को गॉसियन का नियम कहते हैं। इतना आप जब हमारी तरह पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मतानुसार दी है। मेरा कुछ और कहना होता है, किसी और का कुछ और कहना होता है। तो उसी प्रकार हेनरिक गॉसियन का कुछ और कहना था, क्योंकि उनका जो सीमांत उपयोगिता हाश नियम का कहना था उन विषय में, तो वो उनकी अपनी धारणा रही। लेकिन उसी बात को सीमांत उपयोगिता हाश नियम को जिसे गॉसियन ने प्रथम नियम बना दिया, उसे ही कई सारे अर्थशास्त्रियों ने, कई सारे वैज्ञानिकों ने, कई सारे लोगों ने, कई सारे प्रोफेसर्स ने, सबके अपने अपने अलग, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया सबका अपना अपना होता है। उसी प्रकार से इनके भी अपने अपने थे। तो हम चलते हैं मार्शल जी के पास। ओके, नोट करते रहिएगा, नोट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी वीडियो तो पड़ी हुई है, आप एनी टाइम एवरीथिंग कभी भी देख सकते हैं। अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि कारण प्राप्त करता, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा, क्योंकि हमने सटीक बनाया है। ये हमारे मतलब एक टॉपर नोटबुक में से एक है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसे आप ऐसे में पढ़ सकते हैं कि मतलब मार्शल जी के अनुसार उनका कहना है कि अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति किसी और वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के कारण प्राप्त करना चाहता है, या फिर अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु स्टॉक की या फिर स्कंध की जो भी मात्रा हो, उसे प्रत्येक वृद्धि या फिर उसकी अधिकतम के साथ घटाया जा सकता है। ये भी है, आप ऐसे भी तब था। तो मैंने जितना भी पढ़ा ना और इसके पहले पढ़ा उससे भी कई ज़्यादा था। ये कम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसे कम किया हुआ है, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा की तो है नहीं, जितने की ज़रूरत है उतना यहाँ पर अवेलेबल है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है कि जैसे मार्शल जी के अनुसार सीमांत उपयोगिता हाश नियम पर उन्होंने क्या कहा था, तो वो ज़्यादा बड़ी डिटेल तो देगा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ही देगा। तो जैसे कि दे देगा कि अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि कारण प्राप्त करता,
अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु स्टॉक स्कंद की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। या फिर वो ऐसे भी क्वेश्चंस बना के दे देता है कि अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के कारण प्राप्त करता है, ये अन्य बातें जो ये दी हुई हैं ये पूरा दे देगा। और फिर जैसे यहाँ पे मार्शल दिया हुआ है, वहीं पर मार्शल, हेनरी फेवल और भी बहुत सारे हैं, लेफ्ट बीच हो गए। और जैसे कि हमारे अच्छा एक और बहुत प्रसिद्ध हैं, कौन आप लोग बता सकते हैं क्या? देखिए एक और प्रसिद्ध है जो लेफ्ट बीच की तरह ही हैं, जैसे मतलब ऐसे बहुत 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 सारे हैं जो किसी के भी नाम दे सकते। एक और चीज़ मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो टॉपिक दिया हुआ है या फिर जो डेफिनेशंस दी हुई है, उन डेफिनेशंस के बारे में जिन प्रोफेसरों ने, जिन भी व्यक्तियों ने कुछ कहा है, सिर्फ उन्हीं के नाम आएंगे। उसके अदरवाइज जो टॉपिक्स होंगे उनके भी प्रोफेसर या व्यक्तियों के नाम दे सकता है। तो इसलिए ये नाम और ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये बहुत ज़रूरी है। दोनों ही एक साथ में, दोनों को मिलाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि यदि ये डेफिनेशन आ जाए तो आप मार्शल बता सकें, और अगर मार्शल पूछ ले तो आप ये डेफिनेशन टिक कर सकें, वो भी बेझिझक। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि लेफ्ट बीच। अब लेफ्ट बीच ये एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु वाई की वह मात्रा एक्स की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तैयार है। मैंने सीमांत उपयोगिता से रिलेटेड भी इन्होंने ही कहा है, या फिर उनके बारे में भी इन्होंने भी कहा है कि लेफ्ट बीच के अनुसार ऐसा पूछ लेगा कि लेफ्ट बीच का डेफिनेशन क्या है, वो अपनी तरह क्या कहते हैं सीमांत उपयोगिता को लेके, तो आपको बताना पड़ेगा और वहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि एक्स की, उनका एग्जाम्पल है ये, आप मान सकते हैं कि एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु वाई की वह मात्रा एक्स की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने के लिए तैयार रहता है। अगर वो कह रहा है कि कोई भी चीज़ उसे पसंद आती है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी एक जो वैल्यू बढ़ गई है वो देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो उसकी कीमत जो भी बढ़ गई है, अगर उसे उस चीज़ की आदत है और ज़रूरत है तो वो ज़रूर देगा। और ये मैंने आपको बता दी कि अगर लेफ्ट बीच पूछे तो आपको ये डेफिनेशन टिक करनी पड़ेगी, और अगर आपको ये डेफिनेशन दे दे तो भले ही मार्शल हो, पीगू हो, कोई भी हो, आपको लेफ्ट बीच पे ही टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस को लेकर भी पूछे जाते हैं, डिटेल्स को लेकर तो पूछे जाते थे, कॉमन सा था, लेकिन अब एक नया मतलब रूल है या फिर नया क्वेश्चन से कह सकते हैं आप कि वो ऐसे भी पूछता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर मेयर्स। अब एक और नए टपके हैं प्रोफेसर जी हमारे हमारी बात पर बिल्कुल मत जाइएगा, हमारे नोटबुक पर जाइएगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल आपको पढ़ाना नहीं, सिर्फ एक टॉपर नोटबुक शेयर करना है जिससे आपको हेल्प हो सके टॉपर बनने में। अब ये क्या कहते हैं, अनधिमान अनुसूची है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग को बताती है जिनमें किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता। तटस्थता अनुसूची को एक रेखा के रूप में दिखाया। एक तटस्थता वक्र रेखा प्राप्त
हो जाती है। अगर आपको तटस्थता या तटस्थता वक्र का अर्थ नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल तो इसमें ये ज़रूरी है कि प्रोफेसर मेयर्स क्यों और क्या कह रहे हैं सीमांत उपयोगिता हाश नियम को लेकर के, उनकी अपनी क्या धारणा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उनकी डेफिनेशंस में ऐसा क्या है जो प्रोफेसर मेयर्स को टिक करने पे हमें मजबूर करता है। देखो, हमने पहले पढ़ा था किसकी, आपको पता है? मार्शल की। उसमें हमने स्टॉक, वस्तु, मात्रा या प्रत्येक वस्तु के बारे में जो स्टॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लेफ्ट पेज। अब लेफ्ट पेज ने कई सारी वस्तुओं के बारे में और उनके मूल्यों को लेके कमे घटने पर भी उपभोक्ता उपयोगिता होने पर देने के लिए और त्याग करने के लिए तत्पर है। नेक्स्ट है आगे तीसरे नंबर पे तो यही है मेयर्स। ये कहते हैं कि अनाधिमान, और अगर अनाधिमान का भी अर्थ नहीं पता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि संतोष संतोष संतोष, कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए, बस संतोष संतोष संतोष। तो इन्होंने कुछ ऐसे वस्तुओं के मांग आदि के बारे में बताया और इन्होंने ज़्यादातर बातें तटस्थता वक्र और संतोष पर दिखाई है या फिर संतोष पर बताई है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आपके माइंड में फिट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात। अनाधिमान अनुसूची है जो तो वस्तुएं ऐसे विभिन्न संयोग को बताती हैं जिनमें किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है। तटस्थता अनुसूची को एक रेखा के रूप में दिखाया जाता है। इसका एक चित्र भी है और वैसे तो नहीं पूछता है जितना ही, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए वो चित्र वाले जो टॉपर नोटबुक है वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जितना अच्छे से समझ में आए ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट चीज़, अनाधिमान वक्र विश्लेषण। आप लोगों ने बहुत 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 सारे विश्लेषण पढ़े होंगे, बहुत सारे वक्र पढ़े होंगे। भाई इतनी दूर आए हैं तो कुछ पढ़ लिख कर ही आए होंगे, कॉमन है। तो इसमें क्या है कि ये इंडिफरेंस खबर एनालिसिस ICA, इसे आप सर्वप्रथम बापरे 1881 में एजवर्थ मांग व्याख्या में प्रतिस्पर्धात्मक, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग ऐसे ही पढ़िए जैसे आपको पढ़ना नहीं आता है, तब आपके माइंड में कुछ फिट होगा। और अगर आप रटने वाले में से हैं तो आप मानिए कि फेल होने वालों में से हैं, और अगर आप समझने वालों में से हैं और कुछ माइंड में एक बार में पढ़ा हुआ फिट करने वालों में से हैं तो आप टॉपर बनने वालों में से हैं। ओके, तो 1881 एजवर्थ मांग व्याख्या में प्रतिस्पर्धात्मक पूरक प्रभावों विश्लेषण 1906, इटली पैरेटो 1913, जॉनसन 1915, स्लॉट्स्की और बोल्डिंग, ये इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि कुछ नाम से भी अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्लट्स्की और बोल्डिंग दे दिया तो आप लोगों को लगा होगा शायद कि एक ही है। मैंने कहा ना कि मेरी नोटबुक बहुत कॉमन है और बहुत डिफ़िकल्ट टाइप में है। आपको अगर आसानी से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, और अगर आप रट मारने वालों में से हैं तो आप मान लो कि फेल होने वालों में से हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो थोड़ी ज़रूरी है, थोड़ी क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो बोल्डिंग, अब बोल्डिंग ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत ही विशेष, मतलब ये भी सामान्य रहे होंगे जैसे हम और आप हैं,
लेकिन इनके काम इतने विशेष और इनकी सोच इतनी गजब है। तो ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थता वक्र कहते हैं। अब देखा, मैंने कहा था कि बोल्डिंग ये कह रहे हैं और ये मान रहे हैं कि समान प्राथमिकता वाली या फिर क्रम दर्शाने वाली रेखा तटस्थता वक्र कहलाती है, या उसे ये कह रहे हैं। औरों का भी देख लेते हैं कि और क्या कहते हैं। ये तो इतना ही कह रहे हैं। वॉटसन अनधिमान सूची दो वस्तुओं संयोगों अनुसूची जिसको प्रकार अवस्थित किया उपयोग उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है। और भी है, तुलना वरीयता नहीं देता है, मतलब एग्जाम्पल तो ये करता ही नहीं है। ये हमारे वॉटसन महाराज कह रहे हैं, थोड़ी और आगे, थोड़ी और ऊपर, थोड़ी और नीचे। इनमें एक ये चीज़ दे रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, सूत्र। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस सूत्र भी बहुत सारे आते हैं जो क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस बना के आपको दे देता है, और अगर आप उसे देखेंगे तो ही बन पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये अनुपातिकता का है सूत्र, फॉर्मूला एन यू एक्स पी एक्स एन यू बाई पी बाई और एम यू, ऐसे करते करते बहुत सारे वो क्रम दे सकता है। और अगर आपको इनके फुल फॉर्म नहीं पता तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। एक चीज़ और है इसमें कि ये जो अनधिमान वक्र, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अनधिमान वक्र विश्लेषण का फुल फॉर्म क्या है, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में तो वो दे ही रहा है। और ऐसा भी कर सकता है कि आपको ये इंग्लिश में दे देगा और आपको हिंदी में बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये पूछ लेगा कि सर्वप्रथम किस साल में, 1981, 1781, 2081, तो आया ही नहीं मतलब ऐसे वो दे देगा। पर मेन चीज़ें सिर्फ यही रहेगी कि एजवर्थ नाम भी डालना पड़ेगा और 1881 भी डालना पड़ेगा। और ये 1906 इटली, पेट्रो जॉनसन 1915 लास्ट की आदि देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो है वो ये है कि प्रोफेसर हिग्स। अब प्रोफेसर हिग्स जो हैं, इन्होंने अनधिमान के टॉपिक को तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने किस टॉपिक को लिया है आप इसे सुनकर हमें बताइएगा। यदि वस्तुओं एक निश्चित संख्या से प्रारंभ करें, मतलब कोई भी वस्तु ले लो आप और उसे अगर निश्चित संख्या से प्रारंभ करते हैं तो x मात्रा बढ़ते, y उत्तरोत्तर घटते। अब एक और चीज़, ये उत्तरोत्तर क्या होता है, मैं इसकी डाउट को यहीं क्लियर कर देती हूँ कि यदि ये एक चित्र को दर्शा रहे हैं, अगर आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसी चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित संख्या से शुरू हो, प्रारंभ हो तो x मात्रा बढ़ते हुए क्रम पर जाती है, और जो y है वो उत्तरोत्तर मतलब घटते हुए या नीचे की ओर या दूसरी दिशा में जाती है। वो ये कह रहे हैं, कौन? प्रोफेसर हिग्स। नेक्स्ट चीज़ और है, हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और मैं नोट देते देते थक जाऊंगी, लेकिन बहुत है, पर थकिएगा मत अगर टॉपर बनना है तो। प्रोफेसर सुपेटर के मतानुसार काल्पनिक उदासीन वक्रों के निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते हैं।
अब देखो, प्रोफेसर हैं फिर भी ये कुछ कहते हैं, और वो भी सुपीटर जी। ये क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ये कहते हैं कि काल्पनिक उदासीन वक्रों के निष्कर्ष। अब कल्पना को कितना कोई कल्पना करे, वैसे मैं लगभग कल्पना बहुत ज़्यादा करती हूँ आप करते हैं कि नहीं? वैसे करना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, अगर आपको कुछ पढ़ना है और अगर ऐसे शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, तो छोटे छोटे नोट्स आपको पढ़ने हैं, तो काल्पनिक होना बहुत ज़रूरी है। ये जो इतने महान महान प्रोफेसर्स हैं, ये अपनी कल्पना और अपनी भावनाओं के दम पर ही कुछ कह पा रहे हैं। अगर ये कुछ नहीं सोच पाते, कुछ कल्पना नहीं कर पाते, कुछ इमेजिन नहीं कर पाते, तो ये क्या कह पाते? और हम क्यों इन्हें पढ़ते? तो बहुत ज़रूरी है आप भी कल्पना कीजिए करिए, किसी भी चीज़ को लेके उसे ईजी से और ईजी, अलग से और अलग बनाने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए एक प्रोफेसर को। नेक्स्ट है स्टोनियर है के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव तब घटित होता है वस्तुओं सापेक्षण कीमतों परिवर्तन उपभोक्ता विश्लेषण स्थिति ना तो पहले अच्छी होती है ना बुरी, बल्कि अपनी खरीद नई कीमतों के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी पसंद, कोई भी नापसंद बुरी और अच्छी तब नहीं होती है जब वो होती है, तब होती है जब वो हमारे पास आती है। हमारे मतलब उसके उपयोग करने का जो तरीका है या फिर जो हम उसे उपयोग कर रहे हैं, वो बताता है कि वो अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई चीज़ ले आते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि केला मैं ले लेती हूँ कि मैं केला ले आती हूँ मार्केट से, तो क्या केला बुरा है? केला बुरा नहीं है, उसको खाने वाला बुरा है। अगर किसी को फीवर है और हम उससे केला देंगे तो उसे नुकसान करेगा। किसी को सर्दी खांसी है और अगर हम उससे केला देंगे तो उसे नुकसान करेगा। अगर शाम का वक्त है और ठंडियों का सीजन है और अगर हम उससे केला देंगे तो उससे केला नुकसान कर सकता है। अगर किसी की तबीयत थोड़ी कमज़ोर है और अगर हम उससे केला ऑफ़र करें तो फिर केला उसके लिए तो मैं ये कह रही हूँ कि केला बुरा नहीं है, उसकी उपयोगिता बुरी है। समय, अब ठीक उसी वक्त अगर गर्मियों का सीज़न है और अगर हम उससे केला दें तो वो बड़ी खुशी से खा लेगा। अगर सर्दियों का सीज़न ना हो और अगर हो भी तो दोपहर का समय हो, बढ़िया धूप में बैठा हो और अगर हम उससे केला देंगे तो वो ले लेगा और खा लेगा। अगर किसी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और अगर हम उससे केला देंगे तो वो ले लेगा और खा लेगा और उससे कोई नुकसान नहीं हो। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि कोई भी चीज़, मतलब इनका ऐसे मानना है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, उसके प्रभाव बताते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। तो स्टोनियर है यही कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव तब घटित होता है, या फिर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे केला और सेब का रेट एक है, तो कुछ लोगों को केला पसंद है, कुछ लोगों को सेब पसंद है, तो कुछ लोग सेब लेंगे, कुछ लोग केला लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों का रेट एक ना हुआ तो ऐसा संभव है कि जिसका रेट कम होगा लोग उसे ज़्यादा लेंगे और जिसका रेट ज़्यादा होगा हो सकता है कि उसे लोग ना लें। तो ये प्रतिस्थापन की चीज़ें हो जाती हैं कि, और ज़्यादातर तो इनके जो डिमांड होते हैं वो इस पर नहीं, उनके प्राइस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं एक बार फिर कर देती हूँ, स्टोनियर है प्रतिस्थापन प्रभाव तब घटित होता है जब वस्तुओं के सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन उपभोक्ता विशेष स्थिति ना तो पहले अच्छी होती ना बुरी, बल्कि अपनी खरीद नई कीमतों के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ता है। यही कह रहे हैं हमारे स्टोनियर हेग। स्टोनियर हेग ने भी बहुत ही सटीक और बहुत ही पावरफुल परिभाषाएं दी हैं। वो पूछ लेगा कि ये जो प्रतिस्थापन, ये सारी जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है,
इस परिभाषा को किसने दिया? लेफ्ट बीच ने दिया, मार्शल ने दिया, पीगू ने दिया। तो आपको सबको काट के स्टोनियर हेग पर क्लिक करना पड़ेगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये नोटबुक बहुत पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राधे कृष्णा। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे, तभी आपको मेरी हर नोटबुक मिल पाएगी। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।